तो कैसे हो आप लोग। आज मैं सिर्फ 4 प्रमेय बताने वाला हूं जिनसे मैं गारंटी लेता हूं कि एक प्रमेय या 2 प्रमेय आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे और यहां से प्रश्न आएगा ही आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो बिना किसी तरीके वीडियो को हम स्टार्ट कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो सबसे पहले प्रमेय पे हम आ जाते हैं। प्रमेय 10.2 मैंने स्टेटमेंट भी नहीं लिखी है, मैं आपको थ्योरम रटवाना नहीं चाहूंगा, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो प्रमेय 10.2 क्या होती है? देखो, जो स्टेटमेंट है वो लिखा हुआ आता है, स्टेटमेंट आपको याद नहीं करनी है, स्टेटमेंट लिखा हुआ आता है, मेन है प्रूफ। सो देखो, प्रमेय 10.2 क्या कहती है? अगर आपके पास कोई वृत्त है, प्रमेय 10.2 क्या कहती है? अगर आपके पास कोई वृत्त है, ये हमारे पास एक कोई वृत्त है, ये वृत्त का हमने केंद्र ले लिया O, ठीक है। प्रमेय 10.2 क्या कहती है? अगर आपके पास कोई वृत्त है और वृत्त से आपने कोई बाह्य बिंदु ले लिया और उस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचोगे अगर आप, तो उन स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां होंगी वो आपस में क्या होंगी? बराबर होगी। ये बिंदु P है, यहाँ आपका A हो गया और यहाँ आपका B हो गया। तो आपको बस ये सिद्ध करना है कि PA बराबर PB। इस प्रमेय को प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आता ही आता है। ये प्रमेय आपके एग्जाम में प्रूफ करने के लिए 2 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको आएगा ही आएगा। तो हमें सिद्ध क्या करना है? प्रूफ में आ जाओगे, प्रूफ, ठीक, यहाँ लिखोगे सिद्ध करना है, जैसे एग्जाम में लिखना है ना, बिल्कुल वैसे लिखाऊंगा। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें ये सिद्ध करना है कि जो PA है और जो PB है वो आपस में बराबर है। PA बराबर PB, ये हमें सिद्ध करनी है। ये हमें क्या करनी है बच्चों? सिद्ध करनी है। उसके बाद हम आ जाएंगे हमारे रचना पर, हम रचना पे आ जाएंगे, जो रचना करनी है प्रूफ करने के लिए। अच्छा, रचना क्या करनी है वो देख लीजिए। हमें रचना करना है, हमें सबसे पहले इस B से O को मिलाना है, उसके बाद इस O से A को मिलाना है और इस P से O को मिलाना है। ये रचना करनी है हमें। सबसे पहले हमें क्या करना है? BO कॉमा AO कॉमा PO को मिलाया, PO को मिलाया, ये हमने रचना की। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक बच्चों नहीं होगी। अब आप देखिए, क्योंकि इसको और इसको हमें बराबर दिखाना है। जब भी बराबर का चीज आ रहा है ना, यानी कि सर्वांगशम, बराबर बोले तो सर्वांगशम दिखाना है। इस त्रिभुज को क्या दिखाना है? सर्वांगशम दिखाना है। तो यहाँ लिखेंगे, तभी ये चीज इसके बराबर आएगी। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज PBO तथा त्रिभुज PAO में अब मैं इस त्रिभुज को सर्वांगशम दिखाना चाहता हूँ, लेकिन नोटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। P से स्टार्ट किया, B पे गए, फिर O पे खत्म किया। यहाँ पे P से स्टार्ट किया, A पे गए, O पे खत्म किया। नोटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज देखो, हमारे पास OB और OA बराबर है, क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है। तो हमारे पास क्या है बच्चों? OB बराबर है AO। क्यों बराबर है ये दोनों के दोनों? क्योंकि दोनों के दोनों वृत्त की त्रिज्या है, ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है। उसके साथ साथ ये जो भुजा है PO इस वाले त्रिभुज में भी मिलेगा और PO इस वाले त्रिभुज में भी मिलेगा, आपको मिलेगा। तो यहाँ लिख देंगे PO बराबर PO। ये भुजा क्यों बराबर है? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। ये क्या है बच्चों? ये उभयनिष्ठ भुजा है। ये क्या है बच्चों? उभयनिष्ठ भुजा है। ओके, उसके बाद देखो, हम जानते हैं, देखो ये 2 लगातार जुड़ी हुई भुजाएं हमने बराबर दिखा दी। ये भुजा और ये भुजा जुड़ी हुई है और ये भुजा और ये भुजा आपस में जुड़ी हुई है, जिनको हमने बराबर दिखाया। उसके साथ साथ आप जानते हैं कोण B और कोण A क्या होता है बच्चों? ये दोनों कोण 90 अंश के होते हैं प्रमेय 10.1 के अनुसार। अभी हम प्रमेय 10.1 को सिद्ध भी करेंगे, ठीक है, उसको भी हम सिद्ध करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ उपयोग बता देता हूँ कि कोण जो B है और जो कोण A है वो बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों 90 अंश के हैं। किससे, हम किस आधार पे बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं प्रमेय 10.1 से। टेंशन मत लो, इस प्रमेय को भी हम सिद्ध करेंगे। अब आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण। किस 2 त्रिभुज है,
दो ऐसे त्रिभुज हैं जिनका कर्ण समान है, तो अगर कोई दो त्रिभुज ऐसे हैं जिनके कर्ण समान है तो इसका सीधा सीधा मतलब हो जाता है कि वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। हमने इस दोनों के कर्ण समान दिखा दिए, दोनों के आधार भी समान दिखा दिए और एक एक कोण 90 अंश का भी दिखा दिया। तो यहाँ लिख देंगे अतः आर एच एस से जब कर्ण बराबर होता है तो ये लिखते हैं अतः आर एच एस द्वारा त्रिभुज पी बी ओ सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी ए ओ के। लेकिन हमें त्रिभुज को सर्वांगसम नहीं दिखाना था, हमें तो भुजा को बराबर दिखाना है ना, हमें भुजा को बराबर दिखाना है। तो अब क्या लिखोगे, अतः सीपीसीटी द्वारा अच्छा सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, अंग्रेजी में होता है बच्चों करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। ठीक है, सीपीसीटी द्वारा क्या हो जाएगा कि ये जो भुजा है और ये जो भुजा है वो आपस में बराबर हो जाएगी, पी बी बराबर पी ए हो जाएगा। और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। अगर दो त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है, तो उनके संगत भुजा आपस में बराबर होती है, उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो हमें जरूरत भुजा की है तो हम भुजा को लिख दिया कि पी बी बराबर पी है। ठीक है, छोटा सा एक हमारा प्रमेय है जो कि हर साल एग्जाम में आता ही आता है और ये 4 नंबर में आ सकता है एग्जाम में प्रूफ में। अभी और एक प्रमेय कराएंगे वो 6 नंबर में आ सकता है, वो प्रमेय प्रूफ के लिए आएगा। तो प्रमेय और उसके साथ छोटा सा क्वेश्चन आएगा और आएगा सीधा 6 नंबर में। ठीक है, खाली प्रमेय प्रूफ करने के लिए आएगा तो 4 नंबर में आएगा। प्रमेय 6.1 लिखा है मैंने यहाँ पर। ठीक है, प्रमेय क्या लिखा है मैंने, 6.1 लिखा है यहाँ पर। अब देखो इसको मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूँ। ये प्रमेय हमसे क्या बोलता है, ये प्रमेय हमसे बोलता है अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज का नाम भी लिख देते हैं ए बी सी। ठीक है, और एक भुजा के समानांतर दूसरी भुजा लिखा गई है यहाँ पर और इसको दो बिंदु विभक्त कर रही है। इस बिंदु का नाम डी दे दो, इसका नाम ई दे दो। ठीक है, तो यहाँ देखो स्टेटमेंट क्या होता है, यदि BC के समानांतर DE है, BC के समांतर DE रेखा गई है और इसको दो बिंदु पर विभक्त कर रही है तो थेल्स के प्रमेय अनुसार, प्रमेय 6.1 का नाम क्या है, थेल्स प्रमेय, क्योंकि इसको थेल्स जी ने सिद्ध किया था। तो थेल्स प्रमेय अनुसार क्या होता है, AD बट्टा DB किसके बराबर होगा, AE बट्टा EC, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, और यही चीज हमें क्या करनी है बच्चों, सिद्ध करनी है। यही चीज हमको क्या करनी है, सिद्ध करनी है। ठीक है, देखो मैंने किसी भी स्टेटमेंट को नहीं लिखा है, स्टेटमेंट बोर्ड एग्जाम में लिखा हुआ आता है। हमारा मेन मकसद समझने से है, प्रूफ को जानने से, स्टेटमेंट रटने से नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट रटना नहीं चाहता, इन चीजों को समझा जाता है। ये हो गया। अब देखो प्रूफ जब हमें करना होगा, हमें क्या करना होगा प्रूफ में, तो प्रूफ करने से पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, रचना में क्या करना होगा कि D से C को मिलाना है और B से E को मिलाना है। ये रचना किया, उसके साथ साथ और एक रचना करनी पड़ेगी हमें कि D से इस पर लंब डालना है, D से लंब डालेंगे E पर और E से लंब डालेंगे यहाँ पर AD पर। यहाँ पर लंब डाला तो इस बिंदु का नाम दे दें, ये बिंदु बोल दिया हमने PQ। ठीक है, दोनों को अलग अलग नाम दे दिया PQ। और यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, इधर भी और इधर भी। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी हुई हो, यहाँ तक कुछ भी नहीं किया, जो स्टेटमेंट है वो लिखा, बस इसको इससे मिलाया है और इस पे लंब डाला, इस पे लंब डाला। ठीक है, वही चीज रचना में आपको लिखनी पड़ेगी। रचना में हमने क्या किया, B से E को मिलाया, BE, उसके बाद DC को मिलाया। ठीक है, DC को मिलाया। जो भी आप कर रहे हो उसको लिखना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो बिना लिखे काम चल जाएगा तो नहीं, बिना लिखे काम नहीं चलेगा। नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे, नंबर नहीं मिलेंगे पूरे नंबर। फिर हमने क्या किया कि भैया DP हमने लंब डाला है AE पर, हमने DP लंब डाला है AE पर। और क्या किया है, और हमने EQ लंब डाला है किस पर, AD पर। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी।
अब देखो बच्चों, इस प्रमेय को प्रूफ करने से पहले कुछ समझाना जरूरी है, नहीं तो बच्चे बोलेंगे यार सर ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया। तो थोड़ा सा जान लो। अगर हमारे पास एक ऐसा त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ठीक है, समझने के लिए है ये बस, ठीक है। ये ऊंचाई है हमारी और ये हमारा आधार है, ठीक है। नाम दे दो A B C, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार हमारी AB है और ऊंचाई हमारी क्या है? AC है। ये सूत्र तभी लगता है जब ऊंचाई हमारी लंबवत होती है, जब ऊंचाई हमारी लंबवत होती है। अब देखो बच्चों, मैंने एक त्रिभुज ऐसा ले लिया, ठीक है, मैंने एक त्रिभुज ऐसा ले लिया, ये हमारी त्रिभुज है, ठीक। इसका नाम मैंने दे दिया A B C। तो क्या इस त्रिभुज में मैं ये सूत्र लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि भैया इसकी ऊंचाई लंबवत नहीं है, इसकी ऊंचाई लंबवत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक, ये देखो ये जमीन है ना, इसके समांतर रेखा धरातल है, इससे मैंने लंब डाल दिया, ठीक है। और यहां से जो ऊंचाई है वो लंबवत है, ठीक है। इस बिंदु को मैंने डी ले दिया, इस बिंदु को मैंने क्या लिख दिया? डी। अब मुझे अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर निकालना है, ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? आधार मेरा क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा 1/2 आधार, और ऊंचाई मेरी क्या होगी? ऊंचाई मेरी AD होगी। ऊंचाई मेरी क्या होगी? AD होगी, ये मेरी ऊंचाई होगी। तो इस तरीके से देखा जाता है। आई बात समझ में? अगर ये चीज मैं आपको नहीं समझाता तो आपको दिक्कतें आती, कहाँ से क्या हो रहा है आपको समझ में नहीं आता। कॉन्सेप्ट समझ गए क्यों कैसे किया जाता है? इतना अगर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक। देखो बच्चों, हो सकता है आपको देखते ही समझ में आ गया हो, ठीक है, प्रमेय, लेकिन जब तक इसका प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप इसका रिवीजन नहीं करोगे, खुद से नहीं बनाओगे, तो अभी आ रहा है, हो सकता है थोड़ी देर बाद शाम तक फिर भूल जाओ। इसका 3 से 4 बार रिवाइज करना है, 2 बार खुद बना के लिखना, सुबह सुबह रोज एक बार देखोगे, तो 2-3 बार अगर ऐसा करोगे तो आराम से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। लेकिन जब तक खुद नहीं बनाओगे तब तक काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। ये सब लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले देखो, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालना है। ADE का क्षेत्रफल, ध्यान से देखिएगा, काम की चीजें। देखो सूत्र क्या होता है? 1/2। आधार हम क्या ले रहे हैं? आधार हम ले रहे हैं AD। आधार हमने किसको लिया? AD को लिया, AD। और ऊंचाई हम जो ले रहे हैं, ये आधार है, ऊंचाई हम ले रहे हैं, लंबवत ऊंचाई हमारी क्या है? EQ। लंबवत ऊंचाई हमारी क्या है? EQ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, देखो त्रिभुज EDB का क्षेत्रफल, त्रिभुज EDB का क्षेत्रफल मैं डिटेल में करवा रहा हूं। क्या होता है सूत्र? भाई 1/2 आधार, आधार हमारा क्या है? DB है, आधार हमारा DB है। ऊंचाई क्या होगा? ऊंचाई क्या होगा? आप बोलोगे कि भैया ये ऊंचाई है D, नहीं, D लंब कहाँ है? ऊंचाई लंबवत होती है, यहाँ लंब बनाए ना, तो ऊंचाई हमारी क्या होगी? EQ होगी। इस भुजा को थोड़ा आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। तो लंबाई हमारा आधार होगा DB, ऊंचाई क्या हो जाएगी? EQ। ऊंचाई क्या होगी? EQ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। इसको समीकरण नंबर 2 बोलो। अब देखो हमें क्या चाहिए? AD के बट्टे में DB चाहिए, AD के बट्टे में DB चाहिए। यहाँ AD है, यहाँ DB है, बट्टे मतलब भाग। हमें क्या करना है? भाग देना। अब समीकरण 1 को भाग दे देना है समीकरण 2 से। समीकरण 1 को हमने क्या कर दिया? भाग दे दिया 2 से। तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे हो जाएगा, देखो बायां वाला बाईं तरफ, दायां वाला दाईं तरफ। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बायां वाला बाईं तरफ भाग दे रहे, त्रिभुज EDB का क्षेत्रफल, ठीक। ऊपर क्या है? 1/2 AD गुणे में है EQ, बट्टे में 1/2 क्या है? DB गुणे में है क्या? EQ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऊपर जो सेम टू सेम है। क्या है? EQ से EQ घटा, 1/2 से 1/2 घटा, क्या बचा यहाँ पर? AD/DB,
ठीक है, इसको समीकरण नंबर कुछ नाम दे दिया, समीकरण नंबर ए दे दिया। बताइए कोई डाउट या कोई दिक्कत? यहां तक आपने नोट जरूर बनाते रहना है। यहां तक हो गया? कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब दोबारा से आना है नेक्स्ट। ठीक है, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे, दोबारा से आना है। ठीक, पुनः करके लिखोगे, अगले लाइन पे क्या लिखोगे? पुनः। सो थोड़ा सा देखिए मिटाना पड़ेगा, सब कुछ वही रहेगा, देखो थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब देखियो क्या होगा, अब जरा ध्यान से देखना। ठीक है, पुनः लिखोगे, अगले लाइन पे क्या लिखोगे? पुनः। फिर से वही क्षेत्रफल मुझे फिर से निकालना है। आपको सर फिर से वही करोगे? हाँ, फिर से वही करना है। देखो अब आ जाएगा ए ई डी का क्षेत्रफल, फिर से वही ए डी का क्षेत्रफल। अब की बार आधार हम लेंगे ए ई को, अब की बार हम क्या लेंगे? आधार लेंगे इधर से, आधार ले लिया ए ई, 1/2 आधार, और ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी? ये डी ई, ये हो जाएगी लंबवत ऊंचाई डी ई। ठीक, उसके बाद इस वाले में आ जाओगे, इस वाले त्रिभुज में ई डी ई सी में आ जाओगे, इस वाले त्रिभुज में। तो आधार क्या होगा मेरा? ई सी, डी ई सी का, डी ई सी का क्षेत्रफल। ठीक है, यहां पे आ जाएगा थोड़ा सा, यहां आ जाएगा डी ई सी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 आधार मेरा क्या होगा? ई सी, आधार मेरा होगा ई सी, और ऊंचाई मेरी क्या होगी? ऊंचाई मेरी यही वाली लंबवत ऊंचाई डी पी, लंबवत ऊंचाई क्या हो जाएगी? डी पी, डी पी, यहां पे भी तो डी पी था। ओके, अब हमें क्या करना है? देखो ए ई बट्टे ई सी चाहिए, फिर से हमें क्या करना है? भाग देना है। इसको समीकरण नंबर 3 बोल दो और इसको समीकरण नंबर 4 बोल दो। तो समीकरण 3 को भाग देना है 4 से। ठीक है, ए डी ई ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? डी ई सी आ जाएगा। ठीक है, यहां लिख देंगे 1/2 गुणे ए ई गुणा डी पी बट्टे में है 1/2 क्या है? ई सी गुणा डी पी। कुछ कट पिट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। सो देखोगे आप ध्यान से, जब देखोगे तो डीपी से डीपी कटा, 1/2 से 1/2 कटा। जो बचेगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या बचेगा ऊपर? ए ई बट्टे में आ जाएगा ई सी। इसको समीकरण नंबर बी मान लो। आप कहोगे सर आंसर आ गया? नहीं, अभी आंसर नहीं आया है, जरा जरा ध्यान से देखो। ठीक है, क्योंकि जगह कम है ना, इसी वजह से थोड़ा सा हमें इसको मिटाना पड़ेगा। अब देखो थोड़ा सा मिटा दिया। अब जो पहला वाला समीकरण था आपने अपने नोट कॉपी में लिखा है ना, यहाँ देखो समीकरण नंबर 1 में क्या था, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। समीकरण नंबर 1 में क्या था? यहाँ था त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे में था त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, डी बी ई का क्षेत्रफल, यही था ना। समीकरण नंबर 1 हमारा ये था, मैं इसको डब्बे में बंद कर देता हूँ। ये हमारा समीकरण नंबर 1 था। और यहाँ देखो डी बी ई है और यहाँ पर डी ई सी है, तो ये बराबर नहीं है। जब तक बराबर नहीं है हम तुलना नहीं कर सकते। तो आपने कक्षा 9 में पढ़ा क्या होगा कि त्रिभुज का अगर आधार एक ही हो और उस त्रिभुज पर जितने ही तुम अलग अलग त्रिभुज क्यों ना बनाओ, उनका क्षेत्रफल एक ही होता है। देखो इस त्रिभुज का आधार एक है, ये डी आधार एक है। एक त्रिभुज इधर बनाया आपने, एक त्रिभुज इधर बना और एक त्रिभुज इधर बना, तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा? आपस में बराबर होगा। चूंकि क्षेत्रफल जो है किसका? डी बी ई का, डी बी ई का वो बराबर होगा किसके? क्षेत्रफल डी ई सी के, डी ई सी के। ये आपस में क्या होंगे? ये आपस में बराबर होंगे। तो ये जो मान है डी ई सी के जगह पर हम उठाकर यहां पर रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे रख देंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर हमारे पास क्या? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ये तो पहले से ही था। नीचे क्या आ जाएगा? देखो डी बी ई है ना, तो डी सी की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं? डी बी लिख सकता हूं। त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। अब हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ऊपर क्या है? इधर ऊपर हमारा बचा था ए ई, नीचे हमारा बचा था ए सी। समीकरण नंबर, इसको तुम बी मानना, इसको बी मानना। ठीक है, उसको बी मत मानो, इसको मानो।
ओके, अब हमें क्या करना है, तुलना कर देनी है। इधर और इधर बराबर है, तुलना करेंगे, ये चीज और ये चीज बराबर आ जाएगी, ये चीज और वो चीज बराबर आ जाएगी। तो यहां लिख दोगे समीकरण ए तथा बी से, ए तथा बी से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर क्या बचा, AD बट्टा DB, यहाँ लिखोगे AD बट्टा DB किसके बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, AE बट्टा EC। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, हेंस प्रूफ। इस पर आधारित प्रश्न तो हर साल आते ही आता है 1 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में, या ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है, या फिर सब्जेक्टिव में भी आता है वर्णनात्मक प्रश्न में, लेकिन इसका प्रूफ भी बड़े नंबर में आएगा। ठीक है, गारंटी के साथ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब से नया NCERT बुक आया है ना, ये प्रमेय और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है एग्जाम में आने के लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको 2 प्रमेय सिखा दिए, ये वाला और ये वाला। ये जो स्टार्टिंग में मैंने आप कहोगे सर पहला 10.1 नहीं कराया, 10.2 करा दिया, 6.1 करा दिया। पहले 2 प्रमेय मैंने इसलिए कराए क्योंकि इन दोनों प्रमेय की आने के चांसेस 90% है एग्जाम में। 90% चांस है यही 2 थ्योरम आएगा, यही 2 प्रमेय एग्जाम में आएगा। बाकी जो थ्योरम करने वाले हैं उसके 10% चांसेस है एग्जाम में आने के, लेकिन आएगा जरूर। इन 4 जो प्रमेय को हम कर रहे हैं ना, इनमें से 1 या 2 प्रमेय 100% गारंटी एग्जाम में आएंगे। चलिए अब हम करते हैं इसका, अब प्रमेय 6.1 किया ना, 6.2 भी कर लेते हैं लगे हाथ। प्रमेय 6.2 को प्रूफ करते हैं अब हम। ठीक है, प्रमेय 6.2 को प्रूफ करते हैं। तो प्रमेय 6.2 को देखो क्या कहता है, अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, नाम दे दो ABC, और त्रिभुज में एक रेखा गई है यहां से, इन दोनों बिंदु को विभक्त करते हुए D और E। ठीक है, यदि स्टेटमेंट क्या बोलता है, यदि इनका अनुपात, यदि AD बट्टे DB बराबर हो AE बट्टे EC, तो ये तभी बराबर हो सकते हैं जब ये भुजा और ये भुजा आपस में समानांतर हो, जब DE समानांतर हो BC। इसे थेल्स प्रमेय का कन्वर्स कहते हैं, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं ना अंग्रेजी में थेल्स थ्योरम को। तो इसका कन्वर्स है, अगर अनुपात बराबर है तो ये अनुपात तभी बराबर हो सकते हैं जब ये रेखा इसके समानांतर हो। और थेल्स थ्योरम क्या कहती है, अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरा भुजा जाता है तो उनका जो अनुपात होता है AD बट्टा DB AE बट्टा EC होता है। यही तो हमने प्रूफ किया था अभी। अब ये इसका कन्वर्स है कि अगर अनुपात बराबर होते हैं तो ये तभी बराबर हो सकते हैं जब ये इसके समानांतर हो। ये चीज हमें प्रूफ करनी है, अब हमें ये चीज अभी हमें प्रूफ करनी है। ठीक, शानदार क्वेश्चन है, पूछा गया बोर्ड एग्जाम में कई बार। तो इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए पता क्या करना है, मान लेना उसका उल्टा, कि भाई जहां तक संभव हो, इफ पॉसिबल, यदि संभव हो कि जो BC रेखा है वो DE के समांतर नहीं, किसी दूसरे के समानांतर है। हम बोल देंगे कि भैया DE के समानांतर नहीं है, कोई और एक रेखा और एक बिंदु है, यहाँ मैंने E डैश ले लिया कि भैया इसके समानांतर है, ये जो BC रेखा है ना DE के समानांतर है। तो हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या होगा इसको सिद्ध करने के लिए, कि हम ये जो बोल रहे हैं ना कि E और E डैश अलग अलग बिंदु हैं, अगर हम इन दोनों बिंदुओं को अगर एक ही बिंदु दिखा दे तो बात बन जाएगी। अभी फिलहाल हम क्या लेके चल रहे हैं कि ये अलग अलग बिंदु है, लेकिन अगर प्रूफ में हम दिखा देते हैं कि भैया तू अलग 2 अलग अलग व्यक्ति बोल रहे हैं ना कि गंगाधर और शक्तिमान, तो मैं तुझे बता दूंगा कि गंगाधर और शक्तिमान दोनों एक ही हैं। ठीक है, ये जो E और E डैश है ना, इनको मैं एक ही दिखा दूंगा। ये मेरा टारगेट है ना। रचना, अब हमें यहाँ लिखना पड़ेगा रचना, प्रूफ वाले है ना, मेन वाले हिस्से में आ जाओगे। रचना में हमने क्या किया कि हमने माना है कि जो DE डैश है वो समानांतर है BC के, कि जो BC है वो समानांतर है DE डैश के, अगर संभव है तो। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो DE है वो BC के समानांतर है, या BC जो है DE के समानांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखो प्रश्न में दिया गया है, जो प्रश्न में दिया है उसको हम लेके चलेंगे। दिया है हमें अनुपात बराबर दे रखा है, क्या दे रखा है,
ये चीज दे रखी है एडी बट्टे डीबी ए बट्टे ईसी के बराबर हमें दे रखा है स्टेटमेंट में, एडी बट्टा डीबी ये प्रश्न के स्टेटमेंट में दे रखा है कि ए बट्टे ईसी के बराबर है। ठीक है, ये प्रश्न में दे रखा है तो इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। ये तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ही दे रखा है, हमें ये प्रूफ करना है और अभी जस्ट हमने ये माना है। ठीक है, इसको हमने माना है चूंकि बी सी समानांतर है डी ई डैश के, तो यहां मैं लगा दूंगा प्रमेय 6.1 से। अगर किसी त्रिभुज में ये रेखा इसके समानांतर होती है तो थेल्स प्रमेय क्या होता है कि एडी बट्टा डीबी क्या हो जाएगा ए ई डैश बट्टे ई सी। ठीक है, तो थेल्स का प्रमेय हम लगा देंगे। यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा एडी, यहां से आ जाएगा एडी बट्टे डीबी किसके बराबर होगा ए ई डैश बट्टे ई डैश सी। ठीक है, इसको हमें समीकरण नंबर 2 बोल देना है। कोई दिक्कत बताइए, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। एडी बट्टे डीबी यहाँ दिख रहा है, एडी बट्टे डीबी यहाँ दिख रहा है, इन दोनों की क्या करनी है, अब तुलना कर देनी है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा ए ई बट्टे ई सी, ये चीज इसके बराबर हो जाएगी, बराबर है ए ई डैश बट्टे में ई डैश सी। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब देखो हमें क्या करना है अगले स्टेप में, अगले स्टेप में हमें क्या करना है, दोनों तरफ एक जोड़ देना है। ये जो है ना ए ई बट्टे ई सी, इधर भी एक जोड़ना है और इधर भी एक जोड़ना है, दोनों तरफ मैंने एक एक जोड़ देना है। जो भी काम अगर हम दोनों तरफ करें तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, बैलेंस रहता है। जैसे एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से लॉसअप आ जाएगा ई सी इधर, तो ये हो जाएगा ए ई प्लस ई सी एक कम ई सी, ई सी एक कम ई सी। यहाँ देखिए ई डैश सी, यहाँ क्या है ए ई प्लस में है ई डैश सी एक कम ई डैश सी। ओके, लॉसअप लेके हल कर दिया। अब आप देखो यहाँ से ए ई प्लस ई सी क्या है, ए ई प्लस ई सी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, तो ये है ए सी बट्टे में क्या है ई सी, इसके बट्टे में क्या है ई डैश सी। उसके बाद यहाँ देखो ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश और ई डैश सी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए सी, ए सी एक कम ए सी, ए सी एक कम ए सी, काट दिया तो तिरछी गुणा करोगे ई सी एक कम ई सी एक कम ई सी, ई डैश सी एक कम ई डैश सी। ये हमने दिखा दिया कि ये दोनों दूरी क्या आ गई, बराबर आ गई, ये दोनों दूरी क्या आ गई, बराबर आ गई। अब आप देखो हम दिखा क्या रहे हैं, हम ये दिखा रहे हैं कि जो ई सी है ना वो ई डैश सी के बराबर है, ये दोनों दूरी बराबर है। अब ध्यान से देखना, दोनों दूरी बराबर आ रही है और चित्र में तो दोनों दूरी अलग लग रही है। क्या ये पॉसिबल है कि दूरी समान और बिंदु अलग अलग जगह पर हो? संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। तो हम बोलेंगे, तो अगर इसका मतलब तो यही हुआ अतः ई व ई डैश एक ही बिंदु है। यही तो हमें चाहिए था, एक ही बिंदु है। ठीक है, एक ही बिंदु है, यानी कि जो हमारी अवधारणा है, हमारी अवधारणा क्या है, देखिए ये जो इसके समानांतर है वो क्या है, गलत हो जाएगी। तो लास्ट में यहां लिख दोगे अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। ये बोल देंगे कि हमारी अवधारणा गलत है, यानी कि जो हमारे पास क्या है, क्या सिद्ध करना था वो लिख दोगे, डी ई किसके समानांतर हो जाएगा, बीसी के समानांतर हो जाएगा। जो डी ई वो समानांतर हो जाएगा बीसी के, या बीसी समानांतर डी ई लिख दो, एक ही बात होती है। हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। सिंपल। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देखें। मैंने किसी भी स्टेटमेंट को लिखा नहीं है, स्टेटमेंट लिखने के लिए नहीं आता, स्टेटमेंट आपको प्रश्न में दिया होगा। समझना ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं समझाने में ज़्यादा जोर लगा रहा हूँ। ठीक है,
लास्ट थ्योरम, आई नो आप थक गए होगे, थ्योरम के मामले में बच्चे थोड़ा बोर होने लगते हैं, और इन 4 थ्योरमों को अगर आप कर लेते हो बच्चों, तो मेरा दावा है कि बोर्ड एग्जाम में 4 में से 2 आएंगे, और 2 का मतलब 4 और 2 कम से कम 6 नंबर का मान के चलिए मिनिमम, उससे ज़्यादा भी आ सकता है। ठीक है, लास्ट प्रमेय हमारे पास प्रमेय नंबर 10.1। ठीक है, 10.1 प्रमेय का हम प्रूफ सीखेंगे। 10.1 में क्या प्रमेय क्या होती है वो देखो। सबसे पहले कि अगर आपके पास कोई वृत्त है, ये हमारे पास कोई वृत्त है, ये वृत्त का क्या है, केंद्र है, ओ नाम दे दिया। ये वृत्त का क्या है, स्पर्श रेखा है, जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए जा रही है। इस बिंदु का नाम पी दिया। ये पी बिंदु हमारा क्या है, स्पर्श बिंदु है। ये एक्स है, इसको मैंने वाई बोल दिया, एक्स वाई। और ये जो ओपी है ये त्रिज्या है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, यहाँ लिख दोगे हमें, और ये चित्र भी एग्जाम में जरूर बनाना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है तुम्हें, हमें सिद्ध करना है कि ये जो ओपी है वो पी एक्स पे लंब है। ओपी जो है वो पी एक्स पे लंब है, यानी कि 90 अंश का कोण बनाना है यहाँ पर, ये हमें दिखाना है। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना है। तो स्टार्टिंग यहीं से करना है, बिल्कुल यहाँ से ये चित्र बनाना है, हमें सिद्ध करना है, ये सब लिखना पड़ेगा एग्जाम में। उसके बाद अगले स्टेप में आ जाओगे। अगले स्टेप में क्या है, देखो इसमें ज्यामिति का एक नियम लगता है। ज्यामिति का नियम आपको अगर इसमें ये दिखाना है कि जो लंब, आप तभी बोल पा रहे हैं कि हम ये जो त्रिज्या इस स्पर्श रेखा पर लंब है, ये तभी है कि ये जो त्रिज्या है ये सबसे छोटी रेखा है, सबसे छोटी रेखा है जो इस रेखा को टच कर रही है, इस रेखा पर लंब हो रही है। तो अगर इस ओपी रेखा को हम सबसे छोटी रेखा दिखा देंगे तो बात बन जाएगी ज्यामिति के नियम से। ठीक, तो हमें बस ये सिद्ध करना है, इसके लिए हमें ये सिद्ध करना है ओपी पी एक्स पे लंब है। बस इस चीज को सिद्ध करने के लिए हमें बस ये सिद्ध करना है, हमें बस ये दिखाना है, हमें बस यह दिखाना है। ऐसा लिख भी लेना, और एग्जाम में भी यही लिखना है, हमें बस यह दिखाना है कि ओपी पी एक्स पर सबसे छोटी रेखा है, सबसे छोटी रेखा है। तो ज्यामिति के नियम से अगर ये रेखा सबसे छोटी रेखा है इस पर, तो ये ओपी इस पर क्या होगा, लंब होगा। सबसे छोटी रेखा दिखाना है ओपी को, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमें थोड़ा सा रचना करना है, थोड़ा कलाकारी करना है। चलिए कलाकारी करते हैं, यहाँ लिख देंगे रचना। रचना ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा बहुत ही करना है। क्या रचना करना है, देखो हमें यहाँ से एक लंबा से एक रेखा खींचा है। ठीक है, एक्स पे मिला है, इसका नाम दे दिया ओ एम, और इसको दे दिया मैंने एन। इस बिंदु को एन बोला, इस बिंदु को एम बोला। तो रचना में क्या किया, रचना में हमने क्या किया कि ओ से एम को मिलाया, ओ से एम को मिलाया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। अब आप देखो ध्यान से कि भैया ये जो ओ एन है ये भी त्रिज्या है, ये जो ओ पी है ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो हम देखेंगे चूंकि ये जो ओ पी है और ये जो ओ एन है वो आपस में बराबर है। भैया ये क्यों बराबर है, भैया क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 बोल दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आप देख रहे हो कि भैया ये जो ओ एन है ना, ये तो छोटा है ओ एम से, ये छोटी दूरी है, ये बड़ी दूरी है ना। तो हमारे पास क्या है भैया कि ये जो ओ एन है ये तो भैया छोटा है ओ एम से, बिल्कुल छोटा है, ये तो दिख ही रहा है भाई चित्र में। ठीक है, तो यहाँ लिख दो किस आधार पे बोल रहे हो, तो बोलोगे भैया हम तो चित्र से देख के बोल रहे हैं। हम किससे देख के बोल रहे हैं, हम चित्र से देख के बोल रहे हैं। और हम फिर क्या करेंगे भैया, ओ एन की जगह तो हम ओपी रख सकते हैं, क्योंकि ओ एन हमारे पास क्या है, ओ एन की जगह ओपी हम रख सकते, रख दो यहाँ पर। तो ओपी को तो सबसे छोटा वाला दिखाना था ना, तो ये जो ओपी है वो भुजा क्या हो गई, ओ एम से छोटी हो गई। वही तो चाहिए था कि इस भुजा पर सबसे छोटी रेखा कौन होगी, इस भुजा पे देखो ओ एम भी है, लेकिन ओ एम से दूसरी और एक भुजा भी है ओपी। ओपी सबसे छोटी भुजा है, छोटा वाला मुंह है ना ओपी की तरफ, तो यही तो चाहिए था, यही तो हमें दिखाना था। हो गया। अतः
ज्यामिति के नियम से, अतः ज्यामिति के नियम से क्या हो जाएगा कि जो ओपी है बच्चों वो लंब हो जाएगा पी एक्स पर। हैंस प्रूव्ड। और यही हमें सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत या